बहुत समय पहले की बात है। एक युवक एक गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं अभी इस समय बहुत ही बीमार रहने लगा हूं। मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता, उसमें ऊर्जा ही नहीं रहती। मैं हमेशा ही थका थका सा महसूस करता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। आप ही बताएं, आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सारी बीमारियां दूर हो जाए और मुझे कोई दवा ना लेनी पड़े और किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि जिससे मैं डॉक्टर के पास जाकर अच्छा इलाज करवा सकूं। मैं अब डॉक्टर से दवाई ले लेकर परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरी सेहत में बिल्कुल भी सुधार नहीं है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं ठीक हो जाऊं और मुझे किसी डॉक्टर के पास भी जाना ना पड़े और महंगी महंगी दवाइयों से भी छुटकारा मिल जाए। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उसे बोले कि बेटा, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा डॉक्टर मौजूद है जो पूरी रात हमारी बीमारियों को ठीक करता है, हमारे शरीर को रिचार्ज करता है, हमारे दिमाग को फ्रेश करता है, आपको जवान और निरोगी रखने में आपकी मदद करता है। और वह एक ऐसा डॉक्टर है जिसकी दवाइयां बिल्कुल मुफ्त है और उसका कोई नुकसान भी नहीं है। गुरु की बात सुनकर युवक चौंक जाता है और गुरु से आश्चर्य से पूछता है कि कैसे गुरुदेव, आप मुझे जरा विस्तार में बताइए। फिर गुरु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज जो तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम उसका अनुसरण करते रहोगे तो तुम जीवन भर बीमार नहीं पड़ोगे। युवक गुरु की बातों को उत्सुकता से सुनने लगता है। फिर गुरु ने कहना शुरू किया कि बेटा, जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा हूं वह डॉक्टर तुम्हारी नींद में है। ये हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं और अगर वह सही से काम नहीं करते तो आपका शरीर बूढ़ा और बीमार पड़ने लगता है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों पर अमल करो तो तुम्हारा शरीर पूरी तरह से नींद में ही बीमारियों को ठीक करने लगेगा। अब तुम नींद के बारे में ध्यान से समझो कि आखिर नींद में हमारे अंदर क्या क्या होता है। क्या यह प्राकृतिक उपचार होता है? आपने यह बिल्कुल सुना होगा कि जिसकी नींद अच्छी नहीं होती है उसकी वह उत्पादक क्षमता नहीं रहती है जो होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि। फिर गुरु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि नींद में हमारा शरीर किस तरह से डॉक्टर बनता है और हमारी बीमारियों को कैसे ठीक करता है। जरा ध्यान से सुनो। नींद में आपका शरीर और आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स होता है। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, और जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है तो आपके दिमाग की ऊर्जा भी कम हो जाती है, और जिससे इस समय आपके दिमाग के पास मौका रहता है कि वह अपने आप को रिचार्ज कर सके और जो अपव्यय आपके शरीर में बना है, आपके दिमाग में बना है, उसको नष्ट कर सके, उसकी सफाई कर सके। और ऐसे ही हमारे मसल्स के साथ भी होता है। अधिकतर लोग जब सोते हैं तो उनके फेस पर, उनके मसल्स पर एक टेंशन सी होती है और उस टेंशन के लिए आपका शरीर ऊर्जा को खर्च करता रहता है। लेकिन जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आपका शरीर भी रिलैक्स हो जाता है, जिससे वहां की सफाई फिर से चालू हो जाती है, यानी कि रिचार्जिंग एक्टिवेट हो जाती है। और जैसे ही आप गहरी नींद में जाते हैं तो मसल से ज्यादा ब्लड फ्लो होता है और यह ब्लड फ्लो आपकी मसल्स को रिचार्ज करता है और आपकी मसल को पावरफुल बनाता है। और जो भी टूटे हुए मसल्स हैं, टूटी हुई कोशिकाएं हैं, उनको रिप्लेस करने में मदद करता है। फिर गुरु उस युवक से दूसरी बात कहते हैं कि गहरी नींद में हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है। ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। इस स्राव के कारण शरीर के अंदर कहीं भी जो टूट फूट हुई है वह रिपेयर होती है। और दूसरी बात यह भी है कि आपका शरीर बढ़ने के लिए बना है, ग्रो होने के लिए बना है। जिन लोगों में ग्रोथ रुक जाती है वह जल्दी बूढ़े होने लगते हैं, उनकी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि आप गहरी नींद में नहीं जा पा रहे और आपकी गहरी नींद नहीं हो पा रही है, और इसी के कारण ग्रोथ हार्मोन पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपनी नींद को गहरा कर लो तो यह हार्मोन अच्छे से स्राव होने लगेगा और आपके शरीर में जितनी भी टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत हो जाएगी। फिर गुरु उस युवक को तीसरी बात बताते हैं कि हमारा शरीर गहरी नींद में टेंशन से मुक्त रहता है। हमारे जीवन में हर रोज अनेक गतिविधियां होती हैं और चुनौतियों के कारण तनाव और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण शरीर एक फालतू की इमरजेंसी मोड में रहता है, जिससे 95% ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार बीमार पड़ने लगते हैं और आपकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। हमारे शरीर में 95% बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है।
लेकिन वहीं जिस इंसान की गहरी नींद होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटने लगता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है तो आपके दिमाग और आपके शरीर के पास एक संदेश लेकर जाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, रिलैक्स रहो। और जीवन को मजे से जीने के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक होती है। फिर गुरु उस युवक को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को दो ही चीजें कंट्रोल करती हैं, एक है आपका स्ट्रेस और दूसरा है आपकी अच्छी नींद। कुछ लोग मौसम के बदलाव से बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, लेकिन जब गहरी नींद आती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सिपाही होते हैं वह सारे के सारे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली अपना काम अच्छे से कर पाती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, शरीर बढ़ने लगता है, शरीर में मजबूती आती है, शरीर में ऊर्जा आती है और आप खुश रहते हैं। और वहीं जिनकी नींद गहरी नहीं होती है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से काम नहीं करती। ये वही बात हो गई कि आपके पास सेना तो है और आपने लड़ने के लिए भी भेज दिया, लेकिन वह यह नहीं पहचानती कि दुश्मन कौन है, और इसी के कारण आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ गहरी नींद से आप अपने भीतर के डॉक्टर को जगाकर इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इन बीमारियों के 100% कारण यही है, लेकिन काफी हद तक गहरी नींद आपको अनेक बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। फिर गुरुजी 5वां तरीका बताते हुए कहते हैं कि गहरी नींद से हमारे हैप्पीनेस केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं और अंधेरा होता है तो हमारे ब्रेन को एक मैसेज आता है, जैसे शरीर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे शरीर एक्टिवेट हो जाता है कि अब अंधेरा हो गया है, और तब आपका पीनियल ग्लैंड एक केमिकल निकलता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं। मेलाटोनिन के कारण शरीर की हीलिंग होती है और शरीर रिचार्ज होता है और आपकी नींद बहुत ही अच्छी और बहुत गहरी हो जाती है। मेलाटोनिन से ही हैप्पीनेस केमिकल भी बनता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप अपनी स्लीप साइकिल को बैलेंस रखते हैं, सर्केडियन रिदम को कंट्रोल में रखते हैं, तो इसके कारण शरीर अपने आप ही बीमारियों को ठीक करना शुरू कर देता है। इसके बाद में वह युवक उन गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मैं यह तो समझ गया कि गहरी नींद में किस तरीके से हमारा शरीर हमारी बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन अब आप मुझे यह बताएं कि हम गहरी नींद कैसे ले सकते हैं और गहरी नींद लेने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। युवक की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि बेटा, गहरी नींद में जाने के लिए हमें यह उपाय करने पड़ते हैं। अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम उसे ध्यान से सुनो। अधिकतर लोग गहरी नींद में जा ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका शरीर बीमारियों को ठीक नहीं कर पाता, क्योंकि कच्ची नींद में आपकी मसल्स को ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता है और आपका शरीर रिफ्रेश नहीं हो पाता, जिससे आपके शरीर में अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए आपको सबसे पहले यह काम करने चाहिए कि सोने से 1-2 घंटे पहले आपको अपने कमरे में अंधेरा करना है। आप जो भी लाइट जलाकर रखते हैं उसे 1-2 घंटे पहले ही बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर उजाला रहेगा तो आपके दिमाग में यह संदेश जाता रहेगा कि यह जागने का समय है, और जिससे मेलाटोनिन नहीं बनेगा, और मेलाटोनिन ही हमें गहरी नींद में लेकर जाता है। दूसरा काम, आपको रात में मोबाइल नहीं चलाना है, क्योंकि मोबाइल से जो नीली लाइट आपकी आंखों में जाती है, जिससे हमारे दिमाग को यह संदेश जाता है कि अभी सोने का समय नहीं हुआ है। इसलिए जब हम देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो हमें या तो ठीक से नींद नहीं आती है या अच्छी नींद नहीं आती है। इसलिए सोने के 2-3 घंटे पहले ही मोबाइल को बंद करके रख देना चाहिए, जिससे आपको गहरी नींद आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको सोने से पहले 1 घंटे के लिए कुछ काम करना है। 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। जैन समाज में लोग रात को खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि जब हम पेट भर के खाना खा लेते हैं तो हमारी प्राण शक्ति उस खाने को पचाने में लग जाती है, और वह लगी ही रहती है, जिससे उसे हमारे शरीर को बीमारियों को ठीक करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत ज्यादा तेल मसाले वाला खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब मसालेदार खाना आपके पेट में जाता है तो वह पचता नहीं है, और उससे हमारे ब्लड में एसिड बढ़ जाता है और पीएच कम हो जाता है, जिससे शरीर और बीमार हो जाता है। मसालेदार खाना खाने से हमें खट्टी डकार आती है, एसिडिटी होती है। इसलिए सोने के 3-4 घंटे पहले ही हमें खाना खा लेना चाहिए, और हमें कम मसालेदार खाना ही खाना चाहिए। और जो लोग सोने से पहले हल्का भोजन करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनको अच्छी व गहरी नींद जरूर आती है।
इसलिए सोने से पहले अपने परिवार वालों से बातचीत करें। किताबें पढ़े, म्यूजिक सुन सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। इससे आपको अच्छी नींद जरूर आएगी। गहरी नींद में जाने के लिए चौथा काम आपको यह करना है कि आपको चिंताओं से दूर रहना है। जो लोग परिवार वालों के साथ ना सोकर अकेले सोते होते हैं, वह चिंता को साथ लेकर सोते हैं। वह अकेले में पड़े पड़े यही सोचते रहते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या होगा, आगे क्या होगा। बस इसी तरह से चिंता को अपने सिर पर लादे रखते हैं। सोते समय जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं वही पूरी रात भी चलते रहते हैं। सुबह आप उठेंगे तब भी वही विचार चलते रहेंगे, जिससे आपका पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है और आपको रात को ठीक से नींद भी नहीं आती है। इसलिए सोने से ठीक पहले योग निद्रा का अभ्यास करें और अच्छी अच्छी बातें सोचें। खुद को अच्छी अच्छी बातें वो बोले, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे तो वह आपको तनाव ही देंगे, और अगर आपके दिमाग में सकारात्मक विचार रहेंगे तो वह सकारात्मक विचार आपके जीवन का निर्माण करेंगे और आपको तनाव मुक्त रखेंगे और आपको चिंताओं से दूर रखेंगे और आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करेंगे। आपकी आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे और आपके दिमाग को तेज करेंगे। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हम गहरी नींद में जाकर अपने शरीर की 55% बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हमें गहरी नींद में जाने का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके सच्चे भक्त हैं तो कहानी को पूरा सुने और अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। किसी गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है, क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के महान ज्ञानी थे। रामू महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है कि हे महात्मन, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूं। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में बहुत ज्यादा जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ नहीं दे रही है। हे मुनिवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने रामू की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब यानी कि टॉयलेट करने में लगता है, उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन खराब रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन न लगना, यह सब ठीक से पेट साफ न होने की वजह से ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयां ले, कितना भी इलाज कराएं, कोई फर्क नहीं होने वाला। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पसीने में से दुर्गंध या मुंह में से दुर्गंध। अगर वहां से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल निकालना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीजें पेट साफ न होने के कारण ही पैदा होती हैं। फिर रामू ने कहा कि महात्मा, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है? महात्मा ने कहा, आज मैं आपको पेट साफ करने के लिए कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक औषधियां और तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह औषधियां आपको कब्ज से भी छुटकारा दिलाने में मदद करेंगे। महात्मा की इन्हीं बातों को सुनकर रामू बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है, महात्मन, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में जानकारी दो जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है
और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती है और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए आज के समय में ज्यादातर लोग फ्रीज का पानी पीते हैं, जो कि बहुत ठंडा होता है, और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त होती जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गर्म करके गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बहुत ही आसानी से बाहर आ पाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूंट घूंट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूंट घूंट पानी पीने में बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहां पर समय नहीं लगाएंगे टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं, बस संयम और नियम की जरूरत होती है। देखिए, ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेकिन याद रहे ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिए। आजकल बाजार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा। तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके गुनगुना करके उस बोतल में डाल सकते हैं, और जब भी आपको जरूरत महसूस हो आप दिन में उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात जरूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है। हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद झट से पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पचा नहीं पाती। इसीलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी न पिएं। यह भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिए। पानी को बैठकर घूंट घूंट करके पिएं, वहीं पानी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद महात्मा जी रामू को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतर होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका पाचन ठीक से हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती हैं। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद अपने शरीर की गंदगी साफ कर सके। पश्चिमी भाषा में हम इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बोलते हैं, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग में ज्यादा समय तक भूखा रहना होता है। उसको हम अर्थ उपवास भी बोल सकते हैं। अब महात्मा ने रामू को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं, अपने पेट को साफ करने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पच जाएगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसीलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है। लार में फाइबर होते हैं जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं, और वो मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वह ज्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख बढ़ती है और आपके शरीर में लार पैदा होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद महात्मा ने रामू को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताया। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? देखिए, आहार नली में से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे, जो हमारे शरीर को नाना प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु है उनकी ठीक से सफाई हो जाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होता है एक ऐसा दिव्य वृक्ष जो भारत में बहुत आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बन जाती है। कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ सीधा गटक लिया जाए, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में पेट की आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाए
जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। महात्मा ने पांचवां और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, रामू, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज्यादातर समय कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध के अंदर आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। यह अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच मिलानी है। सोने से पहले पीना है। इससे क्या होगा, आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिस कारण से आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा, और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। देसी अरंडी का तेल ले। पैकिंग में जो तेल आता है वो अंग्रेजी होता है, वह उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल ले। एक तो वो सस्ता भी होगा और दूसरा वह लाभकारी भी ज्यादा होगा। इसके अलावा सोने से पहले इसका सेवन किया जा सकता है। रीठा और आंवला ये ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिया जाए तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज्यादा हो जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन किया जाए। शरीर की सारी गंदगी बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना होगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की ठीक से सफाई कर सकता है। पेट साफ करने के उपाय के बाद महात्मा ने रामू से कहा, रामू, अब मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियां हमारे खान पान पर निर्भर करती हैं। महात्मा ने पहला नियम बताते हुए कहा कि अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हो या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ लगेगा ही नहीं। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो ये हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम उस भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना होता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए। रामू ने पूछा, महात्मन, दूसरा नियम क्या है? महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन वृक्ष से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। महात्मा ने तीसरा नियम बताया कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। गीता के 70वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसीलिए भारतीय यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। 3 घंटे से ज्यादा रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसीलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं और कई बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। महात्मा ने रामू को तीनों नियम बताने के बाद अपने ध्यान को केंद्रित करने में लग गए और रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप भी ठीक हो जाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी के मौसम में होने वाली ड्राई स्किन की प्रॉब्लम और इसके एक सिंपल, नेचुरल और बेहद इफेक्टिव सॉल्यूशन के बारे में। सर्दी का मौसम शुरू होते ही हमारी स्किन ड्राई, रफ, फ्लेक और डल लगने लगती है, और साथ ही साथ हाथ, पांव और हमारे होंठ जो हैं वह भी कई बार फटने लग जाते हैं। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम लोग बहुत सारी क्रीम्स, लोशंस और मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही देर तक हमारी स्किन ठीक रहती है और जरा से हाथ धोने से, जरा सा मुंह धोने से या फिर कई बार तो बिना कुछ किए भी थोड़ी देर के बाद स्किन वापस से ड्राई हो जाती है।
इनफैक्ट कभी कभी तो ये ड्राइनेस इतनी ज्यादा हो जाती है कि धूप में बैठने से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऐसी लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हो, जैसे कि कोई एलर्जी हो रही हो, लेकिन असल में ये एलर्जी नहीं होती है। ये ड्राई स्किन की वजह से हमारी स्किन में जो इरिटेशन होती है उसकी वजह से होती है। अगर आपको भी दोस्तों सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा जबरदस्त मॉइस्चराइजर शेयर करने वाला हूं जो कि आप खुद ही बड़ी आसानी से सिर्फ कुछ कॉमन चीजों की मदद से बना सकते हैं। यह नेचुरल होममेड मॉइस्चराइजर मार्केट में मिलने वाले महंगे से महंगे प्रोडक्ट को टक्कर दे सकता है और आपकी स्किन को न सिर्फ हाइड्रेट करता है बल्कि इसे सॉफ्ट और ग्लोइंग भी बनाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि यह मॉइस्चराइजर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी के मौसम में आखिर ड्राइनेस क्यों होती है? गाल, हाथ और हमारे होंठ क्यों फटने लग जाते हैं? दरअसल इसके दो मेन कारण होते हैं, ठंडी हवा और हवा में मॉइस्चर की कमी हो जाना, यानी कि लो ह्यूमिडिटी। ठंडी हवा से हमारी स्किन की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि ब्लड वहां पर आसानी से नहीं आ पाता है और अंदर की तरफ मूव कर जाता है। बॉडी में ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिससे हमारी बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसकी वजह से वहां पर ड्राइनेस आने लगती है। इसी तरह से जब हवा में मॉइस्चर कम होता है तो हमारी स्किन अपनी नमी को भी लूज करने लग जाती है। ऊपर से ठंड में हम सभी लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए, जिससे कि अगेन स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। लेकिन आप परेशान मत होइए। अगर आपको इस तरह की ड्राई स्किन प्रॉब्लम रहती है और वैसलीन, कोल्ड क्रीम्स या फिर मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद भी आपको कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार ये होममेड मॉइस्चराइजर बनाकर आप जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही इफेक्टिव है, केमिकल फ्री है और आपकी स्किन को न सिर्फ मॉइस्चराइजर करती है बल्कि अंदर से रिपेयर भी करता है। तो चलिए जानते हैं इन इंग्रेडिएंट्स के नाम जो कि इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स एलोवेरा जेल। एलोवेरा स्किन के लिए एक नेचुरल हाइड्रेटर होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि रेडनेस और इरिटेशन को काम करती हैं। सर्दी के मौसम में ये आपकी स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है और हाइड्रेशन को वहां पर लॉक कर देता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स करता है बादाम का तेल। इसमें विटामिन ई होता है जो कि स्किन को नर्म करता है और ड्राइनेस को दूर करता है। आप हमदर्द का या फिर डाबर का बादाम तेल ले सकते हैं। तीसरी चीज आपको लेनी है दोस्तों, विटामिन आई कैप्सूल। विटामिन आई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रेंथ करता है और डैमेज को भी रिपेयर करता है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और ड्राइनेस के इफेक्ट्स को रिवर्स करने का काम करता है। चौथी चीज है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर पे आराम से अपने आसपास मिल जाएगी, वहां से एक छोटी सी बोतल ले लीजिए। ये एक ह्यूमटेंट है, मतलब ये हवा से मॉइस्चर को खींचकर आपकी स्किन के अंदर सील कर देता है। इसकी हेल्प से आपकी स्किन पूरे दिन हाइड्रेटेड और सॉफ्ट रहती है और इवन हाथ मुंह धोने के बाद भी, साबुन लगाने के बाद भी आपको ड्राइनेस इसकी वजह से फील नहीं होती है। पांचवा इंग्रेडिएंट्स है रोज वाटर। रोज वाटर आपकी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है और एक रिफ्रेशिंग फील आपको देता है। यह आपके मॉइस्चराइजर में लाइटनेस भी लाता है, उसको चिपचिपा नहीं बनाता है, हल्का कर देता है, जिससे कि स्किन आपकी हल्की हल्की रहती है, चिपचिपी नहीं फील करती है। डाबर का गुलाब जल या फिर आप हमदर्द का गुलाब जल भी ले सकते हैं। और लास्ट इंग्रेडिएंट्स हनी। हनी दोस्तों एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स और स्मूथ बनाने में आपकी मदद करता है। ये भी एक नेचुरल यमकटेंट है जो कि स्किन की मॉइस्चर को रिटेन करता है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल क्यों है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शनल इसलिए है दोस्तों कि आजकल असली शहद मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मोस्टली मार्केट में जितने भी मिलते हैं आपको शहद, वो सब के सब नकली है या फिर वो चीनी से बनाए जाते हैं। इसलिए अगर आप श्योर हैं कि जो हनी आपके पास है वो बिल्कुल असली है, तभी इसको आप यूज करें, नहीं तो इसको आप ना लें, इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये है हमारे होममेड मॉइस्चराइजर के इंग्रेडिएंट्स और उनके बेनिफिट्स। अब आइए जानते हैं कि इन इंग्रेडिएंट्स की मदद से इस मॉइस्चराइजर को बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाया कैसे जाएगा, जो कि असल मुद्दा है हमारा। आज इस मॉइस्चराइजर को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक क्लीन और ड्राई कांच का या फिर चीनी का बर्तन ले लीजिए, चौड़े मुंह का लीजिए और इसमें आप 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल को निकाल लीजिए। 1 टेबलस्पून आमंड ऑयल यानी बादाम मिलाइए। 1 टीस्पून इसमें आप ग्लिसरीन मिलाइए और 2 विटामिन ई के कैप्सूल आप सुई से पंक्चर करके इनका जो लिक्विड है वो भी इसमें निकाल लीजिए।
अब इन सबको आप चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स आपस में कीजिए ताकि ये एक स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाए। और इसके बाद इस मिक्सचर में आप 1 टेबल स्पून रोज वाटर डालिए। और अगर असली शहद आपके पास अवेलेबल है तो 1 टीस्पून शहद भी इसमें आप मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को आप दोबारा से अच्छी तरह से चलाइए ताकि सब की सब चीजें आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दोस्तों, इस मिक्सचर को आप जितना अच्छे से फेंट लें, चाहे चम्मच से फेंटे या फिर चाहे आप ब्लेंडर जो आता है कॉफी बनाने वाला उसकी मदद से फेंट ले, ये उतना ही ज्यादा आपका मॉइस्चराइजर क्रीमी और फ्लफी टेक्सचर वाला बनेगा। तो इस मिक्सचर को आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इस तरह जरूर आप फेंटिए। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका मॉइस्चराइजर जो है वो एकदम मार्केट में जो मिलने वाले मॉइस्चराइजर्स होते हैं, क्रीमी होते हैं, उनकी टेक्सचर के जैसा बन जाएगा। फाइनली इस मिक्सचर को आप एक क्लीन और ड्राई शीशी के अंदर भर लीजिए और इसे टाइटली बंद करके रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर लीजिए। वैसे अगर आपके यहाँ ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ ठंड के मौसम में भी नॉर्मल टेम्परेचर ही रहता है, तो आप इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस मॉइस्चराइजर को आप थोड़ा सा लेकर नहाने के बाद हाथ, मुंह और पैरों पे या पूरी बॉडी के ऊपर आराम से लगा सकते हैं। इसे लगाने से आप पहले ही दिन से महसूस करेंगे कि आपकी स्किन की ड्राइनेस धीरे धीरे कम हो रही है और वो ज्यादा सॉफ्ट, ज्यादा नर्म और मुलायम लग रही है। और एक अलग तरह का खुशी, अलग तरह के मजा आपको आएगा। अपनी स्किन को जब आप टच करेंगे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा महसूस होगा। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम रहती है तो एक्सटर्नली इस मॉइस्चराइजर को लगाने के साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान भी आप जरूर रखिएगा। जैसे कि पूरे दिन में आप 6 से 8 गिलास या बढ़िया है कि 10 गिलास पानी जरूर पिएं। दूसरा, ज्यादा गर्म पानी से ना तो नहाए और ना मुंह धोए। ज्यादा गर्म पानी से नहाने से ड्राइनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए लूक वार्म वाटर को आप यूज करें या फिर ठंडा पानी यूज करें। साथ ही नहाने के लिए किसी बहुत ही माइल्ड से सोप का, जैसे कि डव या पियर्स का इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप बिल्कुल नेचुरल चीज कुछ चाहते हैं तो मार्केट से उबटन लेकर भी आप उसे नहा सकते हैं। ज्यादा हार्ड सोप का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिए, इससे स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। और नहाने के बाद मॉइस्चराइजर जो हमने बनाया है इसको लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऑक्सीजन बर्न करने वाले जो हीट्स होते हैं उनका यूज करने से भी बचे। दोस्तों, जो हवा होती है उसकी नमी कम हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है हेयर में और उससे भी ड्राइनेस बढ़ती है स्किन में। तो इसलिए आप हीट्स का इस्तेमाल भी कम से कम करें या फिर आप ऑनल हीटर का इस्तेमाल करें, उससे ऑक्सीजन बर्न नहीं होती है और साथ साथ जो एयर में मॉइस्चर होता है वह भी रिटेन रहता है। और लास्टली, जब भी आप बाहर जाए घर से तो स्कार्फ, ग्लव्स और कैप वगैरह का यूज जरूर करें। शॉल को जरूर ओढ़ लें, ये आपकी स्किन को डायरेक्ट एक्सपोजर से जो ठंड का प्रकोप होता है उससे बचाएगा और ज्यादा ड्राइनेस आपको इससे नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगी, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप महसूस भी किए होंगे कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है और आप चाह करके भी कोई काम नहीं कर पाते हैं। आप दिन रात बिस्तर पर ही लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर पर से उठने का मन ही नहीं करता। और अगर आपकी ऊर्जा कम है तो आप पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाएगी। आपका पढ़ने लिखने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा और किसी भी कार्य में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपको बहुत ही जल्दी थकावट लग जाएगी। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिस इंसान के शरीर में जितनी अच्छी ऊर्जा होती है वह उतना ही चुस्त, दुरुस्त और फुर्तीला होता है। उसका शरीर उतना ही अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी रहती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है। वह चिंताओं में डूबा रहता है, उसका कोई भी काम करने का मन ही नहीं करता और उसे तमाम तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं। इसलिए शरीर में ऊर्जा का होना अति आवश्यक है। मित्रों, आज के इस वीडियो में ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसे जान और समझ लेने के बाद आप खुद अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकेंगे और खुद आप तरोताजा महसूस करेंगे। उससे पहले, यदि आप भी महात्मा बुद्ध को दिल से मानते हैं और उनके भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके अनजाना पथ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें।
प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में हर रोज गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्याएं सिखाया करते थे। कुंडलिनी योग से लेकर के ध्यान करने तक वह सारी विद्या अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं शिष्यों में एक निर्मल नाम का एक शिष्य था, जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था। उसके शरीर में ऊर्जा रहती ही नहीं थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ध्यान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही निर्मल को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक निर्मल पर पड़ी। यह देख गुरु को गुस्सा भी आया। गुरु डांट कर बोलते हैं कि निर्मल, तुमने रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें अभी इसी वक्त नींद आ रही है? निर्मल घबरा गया और वह तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा कि गुरुवर माफ कीजिएगा, मैं रात को सोता हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूं, चाह करके भी मैं कुछ कर नहीं पाता। गुरुवार मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूं और फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि निर्मल, तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं। आज तुम्हारे साथ साथ मैं सभी शिष्यों को शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूं, जिसे तुम सब ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती। शरीर में ऊर्जा बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, तो क्या वह सिर्फ उसमें पानी डालने से ही अच्छी फसलें तैयार हो जाती है? क्या सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं? गुरुवर, उसमें तो खाद पानी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती हैं, तब जाकर के फसल अच्छी तैयार होती है। गुरु कहते हैं कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवार, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगी। गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे अच्छा तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं पैदा होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है कम खाने की आदत डालो। सभी शेष गुरु की इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं कि यही तो आज तक तुम सब समझ ही नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो शरीर में ताकत बढ़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जितना आपको भूख है उसे थोड़ा कम ही खाइए। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा देगी और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देख रेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा। और आप जब खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो आपका शरीर हल्का रहता है। और जब आपका शरीर हल्का रहेगा, खाना बहुत अच्छे तरीके से बच जाएगा, तो बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को ही पचाने में लग जाती है और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता ही रहता है और ठीक से उनका पाचन भी नहीं हो पाता। पेट उनका भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है और फिर बचे हुए प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है। ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर को तो देखा ही होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक या यूं कहें कि कई दिनों तक यूं ही अस्वस्थ पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है। ऐसे ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन रात सिर्फ उस खाने को पचाने ही में लगी रहेंगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं या जितना हमारी भूख है उसे कम खाते हैं, तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम सब यह करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे थोड़ा कम खाओ और आज से ही इस रहस्यमयी तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए, वह यह है कि पौष्टिक भोजन खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट बस भर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है।
अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी रहती है तो आपको रतौंधियां रोग हो सकता है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और आप थोड़ा समय धूप में जरूर बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाएगी। सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी का निर्माण होता है और उसका निर्माण आपकी त्वचा के नीचे होता है, जो आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अति आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ, उससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्य हमेशा ऊर्जावान बने रहने का तीसरा तरीका है व्यायाम करने की और ध्यान करने की आदत डालो। शिष्य कहने लगे, गुरुवर, ये तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। तभी फिर गुरु कहते हैं कि हाँ, बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर व्यायाम को और ध्यान को एक निश्चित समय पर ना किया जाए, जब मन में आया तब कर लिए, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय में करो। गुरु कहते हैं कि प्रातः के समय व्यायाम शुरू करो, फिर होगा क्या कि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेंगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेंगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत होते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो इससे तुम दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे। ऊर्जावान महसूस करोगे। जब धीरे धीरे ऊर्जा घटने लगेंगी तो फिर अगला दिन आ जाएगा तो तुम अगले दिन ठीक उसी समय पर व्यायाम करना, तुम्हारा शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करना, तभी इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिलेगा। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू में कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलेगी। ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सुबह और ध्यान की गहराइयों में जरूर जाना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, चौथा उपाय है अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने का। वह यह है कि तुम्हें चिंता को अपने वश में करना होगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अभी तुम सब बच्चे हो, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, तो तुम्हारे ऊपर तमाम कामों का बोझ रहेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हो, लेकिन हाँ, अगर तुम समझ कर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे कैसे अपने से दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितना गहराई से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता करने से ना तो हमारा भविष्य बदलता है और ना ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को हमसे छीन ले जाती है, हमारे सुख चैन को हमसे छीन ले जाती है। इसलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठ करके उसे देखने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वह बात चिंता करने लायक है कि या नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम सदर से 80% तो चिंता बेफजूल की बातों को लेकर के सोच रहे हो, जिनका कि वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़ कर रखोगे, वह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसीलिए शिष्यों, अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आप प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की क्रिया जरूर शुरू करो। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है, सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है, दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा चीड़ होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बैठा कर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुसार करो। जब तुम समय के अनुसार कार्य को करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा।
और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपने कार्य को सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को नींद रात में इसलिए नहीं आती है क्योंकि एक तो चिंता उन्हें बहुत सताती रहती है, और दूसरी बात यह है कि वह समय के अनुसार चलते भी नहीं। इसलिए अगर तुम्हें लंबी जिंदगी जीना है तो अपने कार्यों को समय के अनुसार करो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का छठा नियम है, खुद पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि यह बहुत ही शक्तिशाली नियम है। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह है कि तुम सब खुद से खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश रहते हैं। अगर कोई दूसरा विकास कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उसे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है, और जो व्यक्ति दूसरों के विकास से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से छीड़ होने लगता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लगोगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरों से जलन की भावना रखता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सोचता है और दूसरों के भी बारे में अच्छा सोचता है तो उसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति से जलता रहता है तो उसके हार्मोन नकारात्मक होने लगते हैं, और अच्छे हार्मोन कभी भी उसके शरीर से स्रावित ही नहीं हो पाते, जिससे उसकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर के सभी हार्मोन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने का 7वां नियम है, सकारात्मक रहे। कैसी भी सिचुएशन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तुम्हें हमेशा सकारात्मक बने रहना होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ही ज्यादा सकारात्मक होती है। वह उतना ही अच्छे तरीके से परेशानियों से निपट सकता है। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें ही भरी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें ही सोचता रहता है, तो उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बहती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे चीड़ होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है, और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तत्व पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है, और जब वह किसी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसीलिए शिष्यों, हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह 7 नियम अगर तुम अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर में ऊर्जा ही ऊर्जा होगी और तुम्हें कभी थकावट महसूस नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आजकल की भागम भाग भरी जिंदगी में हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके शरीर में हमेशा चुस्ती फुर्ती बनी रहे, वो हमेशा ही एनर्जी से भरा रहे। लेकिन दोस्तों, ये सब केवल सोचने की बातें हैं। ये कितना सत्य है ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपने देखा होगा, हम में से अधिकतर लोगों की यही समस्या है कि उनके शरीर में वो बल और ऊर्जा नहीं आ पाती है जो वो चाहते हैं। लोग हमेशा थकान और आलस्य से भरे रहते हैं। यही कारण है कि उन लोगों के दिमाग में यही समस्या चलती रहती है। ऐसे लोगों का मन हमेशा सोने को करेगा, मसल्स ग्रो नहीं करेगा, मांसपेशियों में दर्द रहता है, सेक्सुअल लाइफ में परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के मुकाबले आप ज्यादा थके थके से रहते हैं और काफी मेहनत के बाद भी आपकी मसल्स ग्रो नहीं हो पा रही है, जबकि आप अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हैं और प्रतिदिन व्यायाम भी करते हैं? तो दोस्तों, इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो। जी हाँ दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, जो पुरुषों में उनकी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी कैरेक्टर्स जैसे दाढ़ी, मूंछ, बाल का आना, आवाज में भारीपन का निर्माण करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हार्मोन के इम्बैलेंस हो जाने पर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, सेक्सुअल वीकनेस, लो एनर्जी, बाल जड़ने जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं।
और कभी कभी जाइनेकोमास्टिया जैसी समस्या पुरुषों को फेस करनी पड़ती है। आजकल टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए मार्केट में कई प्रकार के बूस्टर्स आने लगे हैं, पर एक बात का ध्यान आप जरूर रखें कि जो भी आप खरीदे वो नेचुरल ही हो, वरना अक्सर इन प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन बता देता हूं, वो है मैनश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सप्लीमेंट। ये प्रोडक्ट मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें वे सब इंग्रेडिएंट्स मौजूद है जो नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ ये आपके सेक्स टाइमिंग को भी बढ़ाता है, जिसके कम हो जाने से आपके और आपके पार्टनर के बीच तनाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा बोन डेंसिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाने में और हेयर फॉल भी कम करने में भी मदद करता है। आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और हम कैसे इसका सेवन कर सकते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो इसमें होते हैं वो है गोखरू बड़ा। गोखरू बड़ा एक नेचुरल पदार्थ है जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का और ये यूरिनरी इन्फेक्शन को भी ठीक करने में सहायता करता है। और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार जो व्यक्ति 1500 ग्राम तक गोखरू का सेवन करता है वो सेक्सुअल सेटिस्फाइड रहता है और उसमें ताकत भी भरपूर मात्रा में बनी रहती है। इसके बाद मैनश्योर में सफेद मुसली भी होती है जो एक एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके शरीर के मसल्स ग्रोथ को बढ़ाने में सहायता करती है। साथ ही ये आपके कमोत्तेजना को बढ़ाने में मदद करती है और साथ ही आपके लिबिडो को भी बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो मैनश्योर के इस प्रोडक्ट को एक बार जरूर इस्तेमाल करें। हेल्थ से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आप मैनश्योर की तरफ से फ्री हेल्थ कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।